नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, सियासत की ज़मीन पर जब जीत का पहिया घूमता है तो सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं होती, बल्कि कई संगठनों की ताकत यहाँ काम आती है। कहीं इसे विचारधारा कह देते हैं, कहीं इसे ज़मीनी नेटवर्क कह देते हैं, तो कहीं इसे खामोश साइलेंट वोटर्स कह देते हैं, और कई बार असरदार मशीन भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी एक के कंधे पर यह जिम्मेदारी नहीं होती है, कई कंधे होते हैं जो एक जीत की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या असम और बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीतों के पीछे सिर्फ चुनावी रणनीति थी? इस जीत के पीछे एक और बड़ा फैक्टर है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। तो 5 राज्यों के हालिया विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो 2 राज्यों में बड़ी जीत मिली है, उसने बाकी राज्यों की जीत को छोटा कर दिया। बीजेपी के खाते में आई इस ऐतिहासिक जीत को देखिए लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बंगाल एक अभेद गढ़ था बीजेपी के लिए, और ऐसे मजबूत किले को बीजेपी ने अपने कब्जे में लिया और सरकार बना ली। एक ऐसा मजबूत संगठित नेटवर्क यहाँ काम किया जिसने बंगाल सियासत की पूरी तस्वीर बदल दी। पश्चिम बंगाल में पार्टी ने पहली बार सत्ता हासिल की, 2/3 से ज्यादा बहुमत लेकर आई। वहीं असम की बात करें तो बीजेपी ने तीसरी बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। यहाँ कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई, 3 सालों की एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई। इन दोनों जीतों के पीछे 2 बड़े संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है, अहम मानी जा रही है। बीजेपी खुद इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी पार्टी है, और उसके बाद उसका वैचारिक संगठन आरएसएस। ये जीत कुछ 2-4 महीनों की तैयारी में नहीं मिली है। 2021 के जब चुनाव हुए थे, बीजेपी को उस समय एक उम्मीद मिली थी, और बीजेपी ने 2026 की तैयारी शुरू कर दी। कहा जा रहा है छोटे छोटे संगठनों के साथ मिलकर इनकी जुगलबंदी ने चुनावी जीत की एक मजबूत स्क्रिप्ट लिखी। पश्चिम बंगाल, जिसे लंबे समय तक बीजेपी के लिए सबसे कठिन राज्यों में माना जाता रहा, वहां पार्टी ने 3 बड़े प्रयासों के बाद बड़ी सफलता हासिल की। असम में भी कांग्रेस की कोशिशें बीजेपी के सामने कमजोर पड़ती नजर आई। बीजेपी की मौजूदा बंगाल यात्रा 2014 से शुरू हुई, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अचानक सक्रिय हो गए। पूरे बंगाल के लिए उन्होंने पार्टी को एकजुट किया और संगठन में जमीनी स्तर पर पूरी गंभीरता के साथ जमीनी स्तर पर काम किया। इन 12 वर्षों की बात करें, यानी 2021 के पहले से ही एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी ने यहाँ शुरुआत कर दी थी जीत की। और इन 12 वर्षों में जिन लोगों ने बंगाल में बीजेपी के लिए सक्रियता देखी, उनकी भागीदारी देखी, उनकी मेहनत देखी है, उनके लिए 294 में से 207 सीट जीत कर आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये उन्हें हैरान कर सकता है जो टीवी चैनलों पर अचानक से नतीजे देखते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने हिंदुत्व की विचारधारा पर न सिर्फ इन कार्यकर्ताओं के बदौलत अपनी जमीन मजबूत की, बल्कि उनके हर बूथ कार्यकर्ताओं ने मतदान के दिन 93% वोटिंग सुनिश्चित कराने में एक बड़ा योगदान दिया। इतना बड़ा प्रतिशत किसी भी राज्य में कभी भी नहीं आया जितना बंगाल में चुनाव में मिला। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले का कहना है कि बंगाल में सभ्यता का सवाल खड़ा हो गया था। उनके मुताबिक वहां हर हिंदू वोटर इस बार एक तरह से हिंदू कार्यकर्ता बन गया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ संगठन का संघर्ष नहीं था, बल्कि समाज की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक बड़ा आंदोलन था। आरएसएस का दावा है कि बंगाल में उनके स्वयं सेवकों ने लंबे समय तक जमीनी स्तर पर काम किया, लोगों से बातचीत की, उनकी परेशानियां सुनी। पहले वामपंथी शासन रहा, फिर उसके बाद टीएमसी का दौर आया, और दोनों ही दौर में वहां के लोग खुश नहीं रहे, परेशान ही रहे, जिसे भद्रलोक कहा जाता है। स्वयं सेवकों ने स्थानीय लोगों के बीच भरोसा बनाया और कई स्तरों पर सामाजिक सहयोग का काम भी किया। बीजेपी की रणनीति में 4 स्तरों पर काम किया गया। एक तो उनकी विचारधारा लोगों तक पहुंचाई गई, उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो लोगों से साझा की गई। फिर संगठन ने जगह जगह जाकर अपनी मजबूती बनाई और वोटर्स को अपने कब्जे में लिया। धीरे धीरे उनके दिमाग पर अच्छी बातें बैठाई, पार्टी की योजनाएं बैठाई। सामाजिक गठबंधन की बात करें तो सामाजिक गठबंधन में हर समाज के लोगों से वो मिले, लेकिन कम्युनिटी की बात अगर की जाए तो हिंदू वोटर्स उनके पक्ष में ज़्यादा आए। फिर आता है बूथ स्तर का कार्यकर्ता।
ये एक बड़ा नेटवर्क बनाया बीजेपी ने, धीरे धीरे इस पर मजबूती बनाई और सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि ऐन चुनाव वाले दिन यानी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दोनों दिन बूथ तक कार्यकर्ताओं को, वोटर्स को लेकर के आना था। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इसके लिए पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था, क्योंकि आपको भी पता है कि बंगाल में इतना खौफ था कि लोग वोट देने ही नहीं जा रहे थे और बंगाल में वोटर्स को बूथ तक लेकर के आना एक बहुत बड़ा टास्क था और उस पर एक नेटवर्क तैयार किया गया और उस नेटवर्क ने ये जीत दिलाई। इस पूरे मैकेनिज्म को पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। आप पूरी व्यवस्था कर लो और वोटर ही बूथ तक ना पहुंचे तो सारी व्यवस्था फेल है। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसने हर एक वोटर को हर एक घर से, हर एक ज़िले से, हर एक गांव से पोलिंग बूथ तक पहुंचाया और वोटर ने इस बार बहुत खुश होकर जिम्मेदारी को समझते हुए वोटिंग की और ये सारा कुछ बीजेपी के पक्ष में गया। जिन्हें अक्सर आम लोग नहीं जानते हैं, चुनाव के दिन वोटिंग करने में सबसे अहम भूमिका वही निभाते हैं। हर किसी को बूथ तक लेकर जाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। बंगाल में दावा किया गया कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश उदाहरण हैं इस बात के कि जब बीजेपी और आरएसएस पूरी तरह से कदमताल नहीं मिला पाए थे और यहाँ पर बीजेपी को पीछे हटना पड़ा था। अब बीजेपी और आरएसएस का अगला बड़ा लक्ष्य क्या हो सकता है, अंदाज लगाइए आप। अगला बड़ा लक्ष्य तमिलनाडु है और केरल। ये दो राज्य ऐसे हैं जो अब बीजेपी यहाँ पर अपनी निगाह टिका चुकी है। तमिलनाडु और केरल की राजनीति में अभी फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरह से वहाँ से बयान आ रहे हैं, वो बीजेपी के भविष्य के लिए आप मानकर चलिए कि उम्मीद की किरण बनते जा रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों को पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वही चुनावी रणनीति, क्या वही संगठित मॉडल जो बंगाल में लागू किया गया अब धीरे धीरे बीजेपी को तमिलनाडु और केरल की सत्ता की तरफ ले जा रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।